Hello everyone, welcome to the Academic Hub. So, this is your third part of chapter number 2, Writing in City Life. So, in this video, we will begin from the system of writing. तो सिस्टम ऑफ राइटिंग की बात करें तो आपने ऊपर देखा होगा पैराग्राफ्स में लिखा हुआ कि मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम फॉलो होता था। तो इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम क्या होता था। तो चलिए देखते हैं। जो साउंड कन्वे करता है एक यूनिफॉर्म साइन या फिर एक यूनिफॉर्म लेटर, वो किसी सिंपल कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता या फिर सिंपल वॉवल को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे इंग्लिश में होता है हमारा एम एम ये लिखा हुआ है, इसका सिर्फ एक ही साउंड कन्वे करता है एम। ए, इसकी एक ही साउंड है ए। बट यूनिफॉर्म सिस्टम में ये सिलेबल्स हैं। सिलेबल्स यानी एक लेटर से बड़ी लंबी या फिर पूरे वर्ड जैसी साउंड कन्वे करता है, जैसे पुट और ला और इन। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइटिंग। ठीक है दोस्तों, इसी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइटिंग के चलते मेसोपोटामिया में जो स्क्राइब होते थे उन्हें हंड्रेड्स ऑफ साइन याद करने पड़ते थे। इसके अलावा उन्हें वेट टैबलेट पे वर्ड्स को लिखना पड़ता था उससे पहले कि टैबलेट ड्राई हो जाए। तो इसीलिए राइटिंग एक स्किल्डफुल एक्टिविटी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया कि आप साउंड को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया था या फिर माना जाता था। अब आगे लिटरेसी की बात करें मेसोपोटामिया में, तो सिर्फ कुछ ही मेसोपोटामियंस लिखना और पढ़ना जानते थे। वे केवल इसीलिए लिखना या पढ़ना नहीं जानते थे क्योंकि वहाँ पे एक तो साइंस बहुत सारे थे, उसके अलावा ये साइंस थे ना, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स थे। यानी जो उनके लेटर्स होते थे वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे। आप पेज नंबर 33 पे चेक कर सकते हैं। इसीलिए अगर किसी किंग को पढ़ना आता था तो वो इसे अपनी इंस्क्रिप्शंस में लिखवाता था। बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन मतलब ऐसी इंस्क्रिप्शन जिसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर राइटिंग जो थी वो मोड ऑफ स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करती थी या रिफ्लेक्ट करती थी। आगे एक लेटर आया किसी ऑफिशियल की तरफ से किंग के लिए जो पढ़ा जा रहा था। मैं से नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आप खुद पढ़ सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है नहीं आपके लिए। तो आगे द यूसेस ऑफ राइटिंग से बात कर लेते हैं। तो सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच में कनेक्शन एक लॉन्ग सुमेरियन पोएम से मिलता है जो एनमार्कर पर थी। एनमार्कर की बात करें तो ही वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक। अब उरुक एक परफेक्ट सिटी मानी जाती है जिसे ऑफन हम द सिटी का टाइटल भी देते हैं। आगे की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एनमार्कर ने ही पहली ट्रेड ऑर्गेनाइज करी थी सुमेर में। एपिक के हिसाब से अर्ली दिनों में या अर्ली डेज में ट्रेड के बारे में लोगों को नहीं पता था, लेकिन एनमार्कर को लापिस लजूली चाहिए था जो कि एक प्रीशियस मेटल था फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ सिटी टेम्पल। कौन सी सिटी का टेम्पल आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। सो लापिस लजूली लेने के लिए उन्होंने अपना मैसेंजर भेजा टू द चीफ ऑफ अराटा। तो मैसेंजर ने क्या किया, मैसेंजर ने किंग के वर्ड को अच्छे से ध्यान किया, फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल गया और उसने ये उसकी जर्नी बताई गई है एपिक के हिसाब से, आप पढ़ लीजिएगा। उसने वो ट्रैवल करते हुए वहाँ पहुँचा, लेकिन वो चीफ ऑफ अराटा से नहीं मिल पाया, उसे लापिस लजूली नहीं मिली। फिर उसने अपनी जर्नी बैक टू द किंग करी। फिर किंग ने फिर उसे कुछ मैसेज भेजा, कुछ थ्रेट्स भेजे, कुछ प्रोमिसेस भेजे, मतलब मैसेंजर का ऐसे ही आना जाना लगा रहा। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो सारे मैसेजेस भूल गया और उसने सारे मैसेजेस को मिक्सड अप कर दिया। लेकिन एनमार्कर के पास अभी तक लापिस लजूली नहीं आया था। तो एनमार्कर ने एक क्ले टैबलेट बना के उस पर अपनी सारी बातें लिखी। लेकिन एक बात याद रखिए कि उस टाइम पे राइटिंग का कोई सिस्टम नहीं था क्ले पर करने का। तो आप कह सकते हैं एनमार्कर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द राइटिंग ऑन टैबलेट्स, यानी एनमार्कर ने ही पहली बार राइटिंग ऑफ टैबलेट शुरू किया था लापिस लजूली लेने के लिए। आगे की बात करें तो मैसेंजर ने टैबलेट जाके चीफ ऑफ अराटा को दे दी। उन्होंने इसे एग्जामाइन किया, उन्होंने देखा क्या लिखा हुआ है। पढ़ने के बाद वे काफ़ी फ्रो थे, यानी वे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे और टैबलेट को देखते रहे। तो शायद उन्होंने दे दी होगी लापिस लजूली मैसेंजर को, बट दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसे लिटरल ट्रूथ की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक कहानी की तरह लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है इसे लेकर।
तो मेसोपोटामिया में ये किंगशिप ही थी जिसने ट्रेड और राइटिंग दोनों पहली बार ऑर्गेनाइज करी। अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस पोएम के थ्रू हमें पता चलता है कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के अलावा, मैसेज भेजने के अलावा, राइटिंग एक सुपीरियरिटी था मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर की। तो यहाँ पे हमारे यूसेस ऑफ राइटिंग कंप्लीट होते हैं। एक और चीज़ गाइस मेरे साथ अंडरलाइन करते हुए चलिए, येलोस वाले जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वही ब्लू वाले जो हैं वो लेस इम्पोर्टेंट हैं। अगले टॉपिक में हम देखने वाले हैं टेम्पल्स एंड किंग्स का क्या रोल था इन अर्बनाइजेशन ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया। तो देखते हैं। तो 5000 बीसी पहले, 5000 बीसी पहले ही सेटलमेंट्स होना शुरू हो गए थे सदर्न मेसोपोटामिया में, और जो अर्लीस्ट सिटी से वो इमर्ज हुई थी वो भी इन्हीं सेटलमेंट से इमर्ज हुई थी। ये सेटलमेंट्स थे, ये काफ़ी तरह के थे। पहले वे थे जो ग्रेजुअली टेम्पल्स के अराउंड डेवलप्ड किए, दूसरे थे जो सेंटर ऑफ ट्रेड बनकर इमर्ज किए, और तीसरे थे इम्पीरियल सिटीज़, यानी ऐसी सिटीज़ जहाँ पे किंग रहते थे। तो हम आगे अपने डिस्कशन में पहली दो टाइप की बात करेंगे। तो जो अर्ली सेटलर्स थे जिनका ओरिजिन हमें नहीं पता है, वे टेम्पल्स बिल्ड और रीबिल्ड करना शुरू कर दिए थे एट सिलेक्टेड स्पॉट्स ऑफ विलेज। अर्लीस्ट नोन टेम्पल्स होते थे वे स्मॉल श्राइन होते थे जो कि अनबेक्ड ब्रिक्स के बने हुए होते थे, और टेम्पल्स जो होते थे वे वेरियस गॉड्स के रेजिडेंस होते थे, जैसे मून गॉड ऑफ उर और इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि टेम्पल्स बड़े होते गए साइज में, और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था कि बीच में एक ओपन कोर्टयार्ड होता था, उसके अराउंड बहुत सारे रूम्स होते थे। तो जो अर्ली टेम्पल्स थे वो एक ऑर्डिनरी हाउस की तरह तो नहीं थे, एज टेम्पल वॉज द हाउस ऑफ द गॉड। टेम्पल्स की एक और चीज़ थी कि उनकी जो वॉल्स थी वो रेगुलर इंटरवल पर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आती जाती रहती थी, जो किसी ऑर्डिनरी बिल्डिंग की नहीं थी। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, आउटर वॉल ऑफ अ टेम्पल रेगुलर इंटरवल पर बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है। तो गॉड जो थे वो फोकस ऑफ वर्कशिप थे, उनके लिए लोग ग्रेन्स, कर्ड और फिश लाते थे चढ़ाने के लिए। तो कुछ टेम्पल्स के फ्लोर पर एक थिक लेयर जमा है फिश बोन्स की। तो गॉड्स को ये लोग थियोरिटिकल ओनर भी मानते थे एग्रीकल्चर फील्ड्स का, फिशरीज़ का, लोकल कम्युनिटीज़ का, और धीरे धीरे जो जो प्रोसेसिंग होने लगी प्रोड्यूस की वो भी टेम्पल्स में ही होने लगी। जो हाउस होल्ड से थोड़े से बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता था, या फिर ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉ एनिमल्स, ब्रीड, बियर, फिश एक्सेट्रा, ये सब कुछ टेम्पल में ही होने लगा। और धीरे धीरे टेम्पल डेवलप्ड से एक्टिविटीज़ एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूट। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। इसके अलावा इस सीन का एक और फैक्टर था, तो नेचुरल फर्टिलिटी के अलावा भी एग्रीकल्चर को कुछ नेचुरल हजार्ड्स का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी कभी यूफ्रेटस में इतना पानी होता था कि वो फ्लड आ जाती थी वहाँ पर, और कभी कभी यूफ्रेटस अपना कोर्स, अपना पाथ चेंज कर लेती थी। तो इसी वजह से, और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी ये दिखाते हैं कि मेसोपोटामिया के विलेजेस को वहाँ के लोग पीरियडिकली रीलोकेट करते थे। इसके अलावा कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि कुछ लोग जो अप स्ट्रीम्स में रहा करते थे वो इतना पानी डाइवर्ट कर लेते थे कि लो स्ट्रीम वाले लोगों के पास पानी नहीं बचता था, और कभी कभार वे वाटर फ्लो को ब्लॉक कर लेते थे। इसी कारणवश मेसोपोटामिया की कंट्री साइड पे रिपीटेड कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती थी वाटर और लैंड के लिए। तो जब रीजन्स में कंटिन्यूस लड़ाइयाँ चलती थी, जो चीफ्स उन्हें लड़ाइयों को जीतते थे वो लूटे हुए माल को अपने फॉलोअर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, वहीं डिफीटेड ग्रुप के प्रिजनर्स को अपने गार्ड्स और सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करते थे ताकि वे अपना इन्फ्लुएंस और पावर इंक्रीज कर सकें। तो ऐसे ही लीडर्स रहते तब भी और अब भी, पर बीच में ऐसे लीडर्स से पाई जिन्होंने कम्युनिटी के लिए ज़्यादा सोचा और उनके लिए इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस बनाए। खैर ये तो आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज़ थी। विक्टोरियस चीफ्स जो होते थे, लूटा हुआ सामान वे गॉड को ऑफर करते थे और कम्युनिटी टेम्पल को ब्यूटीफाई कराते थे। वे अपने आदमियों को भेजते थे स्टोन्स लाने के लिए, मेटल्स लाने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ गॉड एंड कम्युनिटी, यानी फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल। और वे टेम्पल की वेल्थ को बड़े ही इफिशियंट मैनर में ऑर्गेनाइज करते थे। और एन मार्कर की पोएम के हिसाब से ये सारी चीज़ें, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल, ये सारी चीज़ें किंग को एक हाई स्टेटस और अथॉरिटी देती थी टू रूल द कम्युनिटी। तो हम एक ऐसे सिस्टम को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें लीडर्स जो होते थे
वे अपने क्लोज विलेजर्स को आर्मी प्रोवाइड करते थे जब उन्हें ज़रूरत होती थी, और इसी के साथ ही जो पीपल क्लोजली रहते थे, घनी बस्ती में रहते थे, वे भी सेफली अपनी लाइफ जी रहे थे। तो उरुक की बात करें, जो कि अर्लीस्ट टेम्पल टाउन है, यहाँ पे हमें डिपिक्शन मिल जाते हैं आर्मी हीरोज़ के और उनके विक्टिम्स के। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमें पता चलता है कि 3000 BC तक उरुक 250 हेक्टेयर्स तक फैल चुका था, जो कि मोहनजोदारो से भी दुगना एरिया है। साथ ही लेटर सेंचुरीज में दर्जन्स ऑफ विलेजेस ऐसे ही खाली छोड़ दिए गए और एक मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स उरुक। ये तो होना ही था, क्योंकि उरुक में बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़ या फिर एरियाज़। तो उरुक ने भी अपना डिफेंसिव वॉल बनाना शुरू कर दिया था बहुत अर्ली टाइम से, और उरुक में कंटिन्यूसली लोग आते रहे 4200 BC से 400 CE तक, और 2800 BC तक उरुक का एरिया एक्सपेंड करके 400 हेक्टेयर्स का हो गया था। साथ ही जो वॉर प्रिजनर्स या फिर लोकल पीपल होते थे, उन्हें टेम्पल्स के लिए या फिर किंग के लिए काम करना होता था। ये एग्रीकल्चरल टैक्स के अलावा दूसरी ऐसी चीज़ थी जो कंपलसरी थी, और लोग काम करते थे किंग्स के लिए, उन्हें राशन मिलता था। तो हंड्रेड्स ऑफ ऐसी राशन शॉप मिली हैं जहाँ पे ये सब मेंशन था, लोगों का नाम और उन्हें क्या क्या सामान अलॉट किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट फिगर है आपके सामने कि एक टेम्पल को बनाने के लिए तकरीबन 1500 लोगों को 10 आवर्स अ डे काम करना पड़ता था 5 सालों तक। यानी आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने घंटे में एक टेम्पल बनता था। तो रूलर्स जो थे वो लोगों को कमांड करते थे स्टोन्स लाने के लिए, मेटल ओर निकालने के लिए, या फिर ब्रिक्स बनाने के लिए, या फिर ब्रिक्स टेम्पल्स में बिछाने के लिए, या फिर कोई सूटेबल आइटम किसी दूसरी से कंट्री से लाना हो। तो इसके अलावा 3000 BC तक उरुक में कुछ टेक्निकल एडवांसेस भी थे, जैसे ब्रॉन्ज टूल्स का यूज़ होने लगा वेरियस क्राफ्ट्स में। आर्किटेक्ट्स ने ब्रिक कॉलम्स बनाना सीख लिया था, क्योंकि ऐसे सूटेबल वुड नहीं थे जो इतने बड़े लार्ज हॉल की रूफ को सपोर्ट कर सकें। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले कोन्स, जो टेम्पल्स की वॉल्स में पुश करे जाते थे, पेंटिंग इन डिफरेंट कलर्स और एक कलरफुल मोज़ेक बनाने के लिए। और स्कल्पचर में भी एक अच्छा अचीवमेंट था, जो कि वो इम्पोर्टेड स्टोन्स पर बनाते थे। और उसके बाद एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क आया जो हम कहते हैं एक अर्बन इकोनॉमी के लिए अप्रोप्रिएट है, वो था पॉटर्स व्हील का इंट्रोडक्शन। तो पॉटर्स व्हील पॉट मेकर्स को इनेबल करता था मास प्रोड्यूस करने के लिए, यानी दर्जन्स ऑफ पॉट्स बनाने के लिए एट द सेम टाइम। तो ये सारे कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए थे उरुक में अराउंड 3000 BC। तो इस स्टोन पे आप स्कल्पचर देख सकते हैं, ये 3200 BC पुराना है। इस नीचे वाले फिगर में आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ले जाते हुए सिपाहियों को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो यहाँ से आगे की बात कंटिन्यू करेंगे हम अपनी अगली वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।